के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट लाइक वी मेक मैगी इन 2 मिनट्स। सो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक तो हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर के एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, एंड वहीं पर हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई एनिमल्स के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो आप लोग मुझे सोच करके एक बात बताओ, क्या हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को हमारे हाथ कंट्रोल करते हैं, हमारे पाँव कंट्रोल करते हैं, या फिर हमारी ये गर्दन कंट्रोल करती है? इनमें से कुछ भी कंट्रोल नहीं करता है। तो यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर वो कौन सा पावरफुल ऑर्गन है जो सारे ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है? ब्रेन, एग्जैक्टली। सो एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि सारे प्रोसेस, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा पहला सिस्टम है, दैट इज नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन। उसके बाद आती है बात कि भाई सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं है एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, देयर इज अनदर सिस्टम एज वेल। दूसरा सिस्टम एक और है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है एनिमल्स, जानवर या फिर हमारी बॉडी के अंदर। और वो कौन सा सिस्टम है? द नेम ऑफ दैट सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये नया शब्द क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसके अंदर हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक तो नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्पफुल है, और एक दूसरा सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आखिर क्या आता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे हॉर्मोन्स। तो कई सारे हॉर्मोन्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये ग्लैंड्स के अंदर से निकलते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से में प्रेजेंट होती हैं, और यही ग्लैंड्स इन हार्मोन, इन केमिकल्स को रिलीज करती हैं, और ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कई सारे फंक्शंस, कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि भाई एनिमल्स के अंदर अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, देन कौन कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारा ब्रेन आता है, एंड द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर हॉर्मोन्स आते हैं। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नाउ अगर हम लोग बात करें कि भाई प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या नर्वस सिस्टम होता है? होता है नर्वस सिस्टम। कभी किसी को ऐसे कहते सुना है कि प्लांट के अंदर दिमाग है? कभी सुना है? नेवर। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की बॉडी के अंदर ये नर्वस सिस्टम नहीं होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए। वहां पर सिर्फ एक सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम है हार्मोन वाला सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की बॉडी के अंदर सिर्फ हार्मोन्स होते हैं जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। आई थिंक इतनी चीज़ आप लोगों के दिमाग में भर जानी चाहिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला पोर्शन, एनिमल्स वाला पोर्शन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला पोर्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो एनिमल वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल की बॉडी में 2 सिस्टम से होता है। तो उसमें पहला सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, और इसी नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है, जैसे किसी मकान को, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको बहुत सारी ईंटें चाहिए होती हैं, हजारों हजार, लाखों लाख ईंट चाहिए होती हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स चाहिए होते हैं।
ऐसे ही सेम तरीके से ये जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। तो जैसे घर बनाने के लिए ईंटें, हमारे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल, वैसे ही नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो ये छोटी सी बात क्लियर हो गई हम लोगों को। अब हम लोग बात कर लेते हैं, भाई ये तो समझ में आ गया कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंट्रोल वाला पार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स दिखते कैसे हैं। इट मीन्स लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, तो अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। वन मोर सेकेंड, बस हो गया ना। तो एक जो न्यूरॉन होता है वो इस तरीके का दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई न्यूरॉन के अंदर चीजें क्या क्या हैं। तो न्यूरॉन के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर रीजन। एंटीरियर का मतलब आगे वाला हिस्सा, और न्यूरॉन का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर रीजन। So this is the anterior region of the neuron and this is the posterior region of the neuron। अब आगे बात आती है कि भाई जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है we call it सेल बॉडी, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं साइटोन। दिस पोर्शन, इसी सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं ये ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो सेल बॉडी है इसी के अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये क्या है, एक सेल है, तो इसके अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, और बीच में रखा हुआ होता है इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला पोर्शन सेल बॉडी है। सेल बॉडी के आगे की तरफ ये जो लंबा सा ट्यूब दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोन। और ये जो एक्सोन होता है किसी स्पीसी के अंदर, किसी एनिमल के, यानी कि ये वेरी करता है साइज में। कोई जो न्यूरॉन के अंदर ये एक्सोन होगा वो सिर्फ 1 mm का होगा, किसी न्यूरॉन के अंदर ये जो एक्सोन होगा वो 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है। सो ये वेरी करता है साइज में। ना पोस्टीरियर साइड की तरफ ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व टर्मिनल। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अब समझ लेते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ये है कि भाई मान लो मेरा जो हाथ है इस गरम पतीले, इसको मान लेते हैं गरम पतीला, और मेरा हाथ इस गरम पतीले पर लगा, तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेंसरी सेल्स के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक सेंस ऑर्गन है हमारी ये चमड़ी, दैट मीन्स हमारी स्किन। तो होता क्या है कि जैसे ही मेरा हाथ इस गरम पतीले पर लगेगा, मेरे स्किन के अंदर क्या है, सेंसरी सेल्स हैं, और उन सेंसरी सेल्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स होंगे ये सेंसिटिव होते हैं टच के लिए, और ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। तो क्योंकि ये पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरी औकात से ज़्यादा गर्म है, सेंसरी सेल्स की औकात से ज़्यादा गर्म है, तो क्या होगा, जैसे ही मेरा हाथ इस गर्म पतीले पर पड़ेगा वैसे ही ये जो सेंसरी सेल्स हैं, ये सेंसरी सेल्स एक तरीके की, क्योंकि हाथ के पास पावर नहीं है, पावर किसके पास है, ब्रेन के पास है। हाथ के अंदर कोई दिमाग है नहीं, दिमाग कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका मतलब हाथ से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचानी जरूरी है, ब्रेन तक। तो आगे क्या होता है,
अब ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये बुलाते हैं इन न्यूरॉन्स को, और कौन से तरीके के, दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। पहले तरीके के न्यूरॉन्स आप लोग समझ लो एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स, और एक दूसरे तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। तो होता क्या है कि जैसे ही मेरा हाथ इस गर्म पतीले पर पड़ा, वैसे ही इस हाथ के अंदर जो सेंसरी सेल्स होंगे, उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, वो इस जानकारी को लेंगे। वो इस जानकारी का कुछ नहीं कर सकते, उठाएंगे, उठा करके इस जानकारी को पकड़ा देंगे इन पहले वाले न्यूरॉन्स को, एफरेंट न्यूरॉन्स को। और ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ये जो जानकारी होगी कि पतीला गर्म है, ये जानकारी इन एफरेंट न्यूरॉन के सबसे पहले डेंड्राइट्स के अंदर ट्रांसफर की जाती है, और डेंड्राइट से होती हुई ये जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन, ये कहाँ पहुंच जाती है, न्यूरॉन के न्यूक्लियस तक। और न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के पास होता है सीपीयू, उसका दिमाग, जैसे हम लोगों के पास होता है हमारा ब्रेन, वैसे ही किसी भी सेल के पास उसका ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होगा, जैसे ही वो जानकारी कि पतीला गर्म है इस न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगी, ये न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा, एंड एक्टिवेट होने के बाद इस जानकारी को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाएगा आगे की तरफ, कि ब्रेन तक पहुंचा दो। तो जल्दी से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी, एंड इसके बाद प्रेजेंट होगा दूसरा न्यूरॉन, सेम तरीके से यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ, यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाएगी, ब्रेन के पास। और हमको पता है ये डिसीजन कौन ले सकता है, ब्रेन। तो ब्रेन क्या करेगा कि बेस्ट पॉसिबल फैसला लेगा जो यहाँ पर लिया जाना चाहिए। और बेस्ट पॉसिबल फैसला क्या है, डिसीजन क्या है, कि भाई हाथ को वहां से हटवा दो क्योंकि पतीला बहुत गर्म है, छाले पड़ जाएंगे, राइट। तो अब ब्रेन भी जैसे ही उस फैसले को तैयार कर लेगा, डिसीजन को ले लेगा, तो अब वो जो इंफॉर्मेशन ब्रेन ने तैयार की है वो भी तो हाथ तक पहुंचनी चाहिए। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है, ब्रेन इन इफरेंट न्यूरॉन्स को बुलाता है और उस इंफॉर्मेशन को इनको पकड़ा देता है, और ये लेकर के कहाँ जाते हैं, हाथ के पास, और हाथ वहां से हट जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है हमारी बॉडी के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी देर तो नहीं लगती, हमारा हाथ तो पतीले पर लगा और हम लोग पीछे हटा लेते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इतना सब हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी बहुत तेज गति होती है, दैट मीन्स दे हैव बहुत बढ़िया स्पीड होती है, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। तो हम लोग जो हैं जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन जो भी ब्रेन ने लिया है वो जल्दी से जल्दी बॉडी के अंदर कैरी ऑन होता चला जाता है, जल्दी से जल्दी वो ट्रांसमिट होता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है दैट इज रियली फास्ट, दे वर्क रियली फास्ट। गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और इसके आगे वाले पार्ट के अंदर मैं आपको एक और बढ़िया सी चीज समझा देती हूँ। नर्वस सिस्टम जो है एनिमल्स के अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो पार्ट होता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसी को बोलते हैं हम लोग CNS। एक दूसरा हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, PNS। अभी फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो PNS है इसके अंदर भी दो फर्दर हिस्से हैं, पहला है ब्रेन एंड दूसरा हिस्सा हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आ जाओ दूसरे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स दो तरीके के होते हैं बॉडी के अंदर, एक होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, तो जहां पर भी ये शब्द आ गया एफरेंट,
इस एफरेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा कि भाई वो तरीके के नर्व फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन को कहां से कहां लेकर के जाते हैं, किसी ऑर्गन, किसी पार्ट से बॉडी के ब्रेन तक लेकर के जाते हैं, वो होते हैं एफरेंट। और जो वापस लेकर के आते हैं ब्रेन से किसी बॉडी के पार्ट तक, उनको कहते हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। सो दिस इज द फ्लो चार्ट कि नर्वस सिस्टम जो है एनिमल्स के अंदर दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस। The CNS is further sub-categorized into two categories. First one is brain and the second one is spinal cord. इधर की तरफ आओ तो ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड फिर हम लोग थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके अंदर नर्व फाइबर्स आते हैं पीएनएस के अंदर। पहले हमारे हैं एफरेंट जो जानकारी को ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के जाते हैं, एंड देन इफरेंट जो ब्रेन से वापस ऑर्गन तक लेकर के आते हैं। अब यहीं पर हम लोगों को आगे बढ़ना है कि भाई ये जो ब्रेन है ये 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है ब्रेन के अंदर दैट इज फोर ब्रेन, यानी कि फोर का मतलब फोरमोस्ट, आगे वाला, फ्रंट वाला। तो पहला हिस्सा है ब्रेन का फोर ब्रेन। एक बीच वाला हिस्सा होता है ब्रेन का दैट इज नोन एज मिड ब्रेन, एंड देन लास्ट में पीछे वाला जो हिस्सा होता है ब्रेन का, इसको हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो ये जो ब्रेन होता है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। गुड। अब ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है, ये मैंने ऑलरेडी एक बढ़िया सा वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने पूरा पार्ट डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। ऑलराइट, ज्यादा कुछ नहीं आता है इसमें से, सिर्फ फंक्शंस आते हैं कि भाई फोर ब्रेन जो है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वैसे ही हाइंड ब्रेन के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, राइट। तो ये जो हिस्से होते हैं बॉडी के अंदर यानी कि ब्रेन के अंदर, दे आर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि भाई कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो हम लोगों को याद रखना है, ऑलराइट। सो उस वीडियो में जाकर के एक बार देख लो, वहां पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब दूसरा वाला पार्ट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के अंदर, एंड दैट पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। यहां पर हम लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि भाई 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। एक ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी ग्लैंड होती हैं बॉडी के अंदर जिनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनका दूसरा नाम डक्टलेस ग्लैंड्स भी होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स। इसको आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो ट्यूबल है, ठीक है, या फिर पहले सुन लो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब है कि जैसे मान लो वही ट्यूबल है, और ट्यूबल जो है हमारा, जो हमारे पास के खेत होते हैं उनके अंदर हम किससे पानी लेकर के जाते हैं, बरहा से। वहाँ पे नालियाँ होती हैं और नालियों की हेल्प से हम लोग पानी पहुँचा देते हैं। लेकिन मान लो कोई खेत है जो कि बहुत दूर है, तो अब बरहा थोड़ी ना होगा उसके लिए, नाली थोड़ी ना होगी, नाली थोड़ी ना खोद दोगे। तो क्या करते हैं लोग, पाइप लेकर के जाते हैं और पाइप से वहां पानी पहुंचाया जाता है। वैसा ही हिसाब होता है इन दोनों ग्लैंड्स का। तो मान लो कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि इनके अंदर पाइप, डक्ट को मान लो पाइप नहीं होती है। तो जब पाइप नहीं है इनके अंदर, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का केस मान लो कि भाई ये जो ग्लैंड्स हैं इन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये जो अपना सिक्रीशन रिलीज करती हैं, ये अपना सिक्रीशन रिलीज करती हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड क्योंकि बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो जो हार्मोन इन एंडोक्राइन ग्लैंड ने उस ब्लड के अंदर छोड़ा है, वो हार्मोन जहां उसकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है। अब इधर आ जाओ,
ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये वो ग्लैंड होती है जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये वो पाइप वाली है। तो पाइप से क्या करेंगे हम लोग, पाइप से पानी वहीं पहुंच जाएगा जहां पानी पहुंचाना है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है दे आर डक्ट प्रेजेंट वाली ग्लैंड, यानी कि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होते हैं। जहां भी हार्मोन बॉडी के अंदर पहुंचाना है, जिस जगह भी हार्मोन की जरूरत है, ये जो पाइप होती है, डक्ट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करेगी और ये पाइप के अंदर रिलीज करेगी। तो पाइप वहां तक उस हार्मोन को लेकर के जाएगी जहां बॉडी में उसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर होता है उल्टा, एंडोक्राइन यानी डक्टलेस ग्लैंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास डक्ट नहीं, इसके पास डक्ट नहीं है, इसके पास पाइप नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये अपने सिक्रीशन को छोड़ देती है, किसमें, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ देती है। क्योंकि बॉडी में क्या मूव करता है, ब्लड मूव करता है। तो ब्लड जो है जहां उसको जरूरत है उस हार्मोन की बॉडी के अंदर, वहां वो हार्मोन पहुंच जाएगा। इस तरीके से होता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का काम। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये क्या करती हैं, दे रिलीज केमिकल्स। और वो जो केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर ऑलवेज रिलीज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में ये बॉडी में रिलीज होते हैं। तो ये हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन को रिलीज किया और ये हार्मोन बॉडी के अंदर, ये केमिकल बॉडी के अंदर कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये बॉडी के अंदर कोई ना कोई काम करेगा जिस काम के लिए इसको सिक्रीट किया गया है। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एंडोक्राइन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहली ग्लैंड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज थायराइड ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। सो फर्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज लोकेटेड इनसाइड आवर नेक, ये हमारे गर्दन वाले रीजन में होती है। जो ट्रैकिया होता है यानी कि विंड पाइप होती है, उस विंड पाइप के पीछे की साइड लगी हुई होती है ये बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई का मतलब कुछ इस तरीके के दिखने वाली ये ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, दो तीन चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहाँ पाई जाती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, और वो जो हार्मोन होता है उसका बॉडी में इफेक्ट क्या होता है। These three things are important। तो पहली चीज है कहाँ लोकेटेड होती है थायराइड ग्लैंड, गले में, नेक वाले रीजन में, जो विंड पाइप है उसके पीछे की साइड लोकेटेड होती है और बटरफ्लाई शेप की होती है। और इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 और ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसी बटरफ्लाई शेप ग्लैंड के अंदर। अब आगे की बात आती है दूसरा काम क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल रिलीज करती है। तो ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है 2 केमिकल्स को, 2 हार्मोन्स को। पहला हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन और दूसरा हार्मोन है हमारा कैल्सिटोनिन। अब ये जो हार्मोन रिलीज किए हैं ये केमिकल, इनका कुछ काम भी तो होता होगा। तो थायरॉक्सिन जो है हमारी बॉडी के अंदर जब रिलीज होता है तो बॉडी का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इतना ही रहेगी, क्योंकि अगर 37 से ऊपर जाता है तो बुखार हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। तो इस टेम्परेचर को इतना ही रखने का काम भी कौन सा हार्मोन करता है, दैट इज थायरॉक्सिन। दूसरा काम क्या है,
दूसरा काम होता है थायरॉक्सिन का कि भाई ये किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर मेंटल डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। और तीसरा काम क्या है इंपॉर्टेंट, कि बॉडी के अंदर जो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म होगा और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी कौन रेगुलेट करता है, यही थायरॉक्सिन। सो दीज आर द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। अब यहाँ पर 2 चीज हमको समझने वाली है और ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो हार्मोन होते हैं इनका एक अमाउंट होता है, इतने ही अमाउंट में ये बॉडी में रिलीज होने चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर ये हार्मोन जितना चाहिए उससे कम रिलीज हो जाए तो बॉडी के अंदर एक कंडीशन आ जाती है, एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब कम, कि हार्मोन जितना चाहिए था उससे कम रिलीज हुआ, या फिर इसके लिए दूसरा शब्द पेपर में कभी कभी आ जाता है, दैट इज अंडर सिक्रीशन, कम सिक्रीट हुआ। एक दूसरा केस भी होता है कि हार्मोन जितना बॉडी में चाहिए उससे ज्यादा भी तो बन सकता है, तो ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है हाइपर। हाइपर का मतलब ज्यादा, कि ज्यादा हार्मोन बन गया बॉडी के अंदर। तो इसे अंडर सिक्रीशन वाली कैटेगरी के अंदर एक केस, एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं गॉइट्रे। और ये गॉइट्रे कब होती है, जब थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरॉक्सिन। जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर कम रिलीज होता है तब एक कंडीशन बन जाती है बॉडी के अंदर जो कि क्या कहलाती है, गॉइट्रे। और इस गॉइट्रे नाम की बीमारी के अंदर जो नेक वाला पोर्शन होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा कुछ दिखाई देता है गॉइट्रे के अंदर। ऑलराइट, गर्दन का पोर्शन ऐसा दिखाई पड़ता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो भाई क्या करना चाहिए। आजकल नमक वाले, टाटा सॉल्ट वाले या फिर अलग अलग नमक वाले अपना प्रचार करते हैं। अब प्रचार कैसे करते हैं, वो लोग लिखते हैं कि हमारे नमक में है आयोडीन, आयोडीन खाओ और अपने आप को गॉइट्रे से बचाओ। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आयोडीन का थायराइड ग्लैंड से क्या लेना देना। तो आयोडीन का थायराइड ग्लैंड से लेना देना ये है कि जो आयोडीन होता है नमक के अंदर वो क्या करता है, इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही ये थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है ये क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, थायरॉक्सिन। और जैसे ही बॉडी के अंदर ये थायरॉक्सिन का अमाउंट रेगुलेट, यानी कि ये थायरॉक्सिन का अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में बनने लगता है तो ये गॉइट्रे धीरे 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 बॉडी से जाती चली जाती है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा हाइपोसिक्रीशन का केस जिसमें बीमारी होती है गॉइट्रे। और अगर किसी को गॉइट्रे हो जाता है तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आयोडीन वाला सॉल्ट खाओ, या फिर आम जनता को भी बोला जाता है कि आयोडीन वाला सॉल्ट खाओ। क्यों, क्योंकि वो जो आयोडीन होता है, गॉइट्रे 2 ही रीजन से होता है, गॉइट्रे 2 ही कारण से हो सकता है। या तो ये थायरॉक्सिन का हार्मोन का लेवल कम हो गया है बॉडी में, या फिर दूसरा कारण होता है कि भाई बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई। ऑलराइट, अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई तो नमक खाएंगे, नमक में आयोडीन है तो आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी, गॉइट्रे नहीं होगा। अगर थायरॉक्सिन कम हो गया है देन आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होकर थायरॉक्सिन बनाती है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो गॉइट्रे इस तरीके से हमारा नमक खाओ आयोडीन वाला एंड गॉइट्रे को भगाओ। सो इसलिए प्रचार में आता है आयोडीन थायराइड, आयोडीन थायराइड, आयोडीन थायराइड। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरी ग्लैंड है, इससे आगे वाला जो पोर्शन है हम लोग कवर करेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर। तो अभी 3 ग्लैंड्स बची हैं, उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट बचा है, बस 10-15 मिनट का पोर्शन है वो। तो अगली वाली वीडियो के अंदर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट इन द वीडियो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन शेयर द कंटेंट with your friends as well because sharing is caring. All right,
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय।